बालकृष्ण शर्मा नवीन अपने युग के बोध से अत्यंत प्रभावित और प्रेरित रहे। यह वही समय है जब देश के अनेक क्षेत्रों और अनुशासनों से संबद्ध भारतीय नागरिक अपनी अपनी तरह से आज़ादी के इस यज्ञ में आहुति प्रदान कर रहे थे। देश को आज़ादी दिलवाने का काम स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे वो गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ाद कराने के उस संघर्ष, उस आज़ादी के मूल मंत्र के अनुयायी बन रहे थे, और दूसरी तरफ क्रांतिकारी स्वर बुलंद करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु या इसी प्रकार से अन्य अनेक स्वतंत्रता सेनानी, जिसका बीज वपन मंगल पांडे ने 1857 में किया था, वह धीरे धीरे इस देश के नागरिकों में, स्वतंत्रता सेनानियों में, पत्रकारों में, समाज सुधारकों में, यहाँ तक कि जो साधु संत और ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी आज़ादी के इस संघर्ष को बुलंद किया, स्वर दिया। और जब देश आज़ाद हो गया तो स्वाधीन होते ही 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो बालकृष्ण शर्मा नवीन पहले लोकसभा सदस्य चुने गए और फिर राज्यसभा के नामित सदस्य के रूप में भी उन्होंने देश की संसद में अपने सुझावों से, मार्गदर्शन से, अपने विचारों से देश को लाभान्वित होने का अवसर दिया। प्रभा और प्रताप जैसे महत्वपूर्ण पत्रों के संपादक के रूप में नवीन जी ने अपनी पत्रकारिता विषयक सूझबूझ का परिचय दिया। अपने वैशिष्ट्य और विशेषज्ञता से देश को लाभान्वित होने का सौभाग्य दिया। हिंदी जगत में नवीन जी की छवि एक राष्ट्रवादी कवि की छवि रही है। कवि कभी विदेशी शासन के विध्वंस का स्वप्न देखता है, तो कभी उन साम्राज्यवादी विदेशी शासकों को हुंकार भरते हुए ललकारता भी है। कवि का मानना है कि राष्ट्रभक्ति करने वाले तलवार की धार पर दौड़ने का जोखिम भरा कार्य करते हैं। वास्तव में ये तलवार की धार पर चलने का सा जोखिम है। और जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो देश के लिए चिंतित होते हैं, समर्पित होते हैं, वो फिर आने वाले खतरों से भयभीत नहीं होते। वो सहर्ष ऐसे खतरों का अभिवादन करते हैं। वे कंटकों पर चलने और पत्थरों पर दौड़ने से भयभीत नहीं होते। वो तो पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से, पूरी निडरता से इस पथ पर अग्रसर होते हैं। इसलिए कवि राष्ट्रभक्तों की स्तुति करते हुए अपने उद्गार व्यक्त भी करता है। जो असि धारण पथ के गामी, विकट सुभट तुम, अथक पथिक तुम, कंटक कीर्णित मग अनुगामी। ये जो इस पथ पर चलने वाले और अस्त्र शस्त्र लेकर देश की रक्षा के लिए समर्पित रहने वाले लोग हैं, कभी उनके प्रति नतमस्तक होता है, उनके अनुसरण की प्रेरणा देता है। स्वाधीनता की वेदी पर न्योछावर होने वाले बलपंथी देशभक्तों के लिए नवीन जी की काव्य पंक्तियां गीता के उपदेश की तरह काम करती हैं। वास्तव में राष्ट्रजनों को ललकारने वाली, जगाने वाली, उत्साह का संचार करने वाली और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली उनकी काव्य पंक्तियां, उनमें निहित संदेश, वो शक्ति का एक संचार देशवासियों के मनोमस्तिष्क में करती प्रतीत होती हैं। राष्ट्रीय चेतना एवं मानववादी दृष्टि के क्षेत्र में नवीन जी माखनलाल चतुर्वेदी से अत्यधिक प्रभावित हुए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय जब नवीन जी पकड़े गए तो बंदी के रूप में उन्होंने जो भी अनुभव किया उसे पूरी निडरता और बिना किसी लाग लपेट के बेबाकी से पारदर्शी रूप में अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। देश की पराधीनता से पीड़ित, त्रसित
श्रमजीवियों की दुर्दशा देखकर नवीन जी का हृदय जैसे रो उठता है। सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा दरिद्रता जन्य भ्रांतियों को कवि क्रांति पग से रौंद देना चाहता है। नवीन जी वास्तव में प्रत्येक उस व्यक्ति के विरोधी थे जो गरीब मजदूर और जन सामान्य का शोषण कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वो स्वर बुलंद करते हैं। उनकी राष्ट्रीय चेतना, उनका नव जागरण का बोध केवल यह नहीं था कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएं, बल्कि यह भी था कि सुविधा संपन्न वर्ग भारतीय राजसत्ता यदि हथिया लेगा तो फिर गरीबों का चिंतक कौन रहेगा। जन जन के उत्थान का एक स्वप्न नवीन जी ने देखा था, और इस स्वप्न को साकार करने के लिए जन सामान्य का आह्वान करते हुए ओ मजदूर किसान उठो जैसी कविता में क्रांति के स्वर वो बिखेरते दिखाई देते हैं। कवि की राष्ट्रीय चेतना अब राष्ट्र की सीमित परिधि से निकलकर मानव मात्र की मुक्ति की कामना में बदल जाती है। तो कवि राष्ट्रवादी होने के साथ साथ मानवतावादी भी बन जाते हैं। कभी वो देश के नंगे भूखे मानवों की पीड़ा को विश्व मात्र के मानव की वेदना समझकर उसके प्रति करुणा प्रकट करते हैं, सहानुभूति का भाव व्यक्त करते हैं। इंसानों की दुर्दशा और मजबूर वर्ग की जिंदगी को देखकर कभी आक्रोश से भर उठता है, बौखला जाते हैं। मनुष्य द्वारा ही मनुष्य का शोषण कवि नवीन को भीतर तक दहला देता है। इसी दृष्टि से विश्व मानवता की परिकल्पना करने वाले कवि नवीन आकाश स्थित कल्पित स्वर्ग को धरती पर खींच लाने का जागरण मंत्र भी फेंकते हैं या संचरित करते हैं। हमें खींचकर स्वर्ग कहीं यदि उसका और ठिकाना है, हमें खींचकर स्वर्ग कहीं यदि उसका और ठिकाना है, इस धरती पर लाना है। यानी इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि हम यदि समरसता होगी, समानता होगी, कोई दुखी नहीं होगा, सब सुखी और संपन्न होंगे, सब निष्पाप होंगे, तो स्वर्ग स्वतः यहाँ उपस्थित होगा। प्रकारांतर से वह राम राज्य की परिकल्पना अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। अत्यंत उज्जवल संस्कारों से संपन्न कवि नवीन का कार्यक्षेत्र पूरी तरह पावन रहा। देश पर असीम गर्व करने वाले नवीन जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को अर्पित कर दिया। कवि को अपने देश के इतिहास और गौरवमयी परंपराओं पर अत्यंत गर्व था। नवीन जी की प्रणय विषयक रचनाओं में छायावादी प्रेम तत्व और तदयुगीन स्वच्छंदता और स्वच्छंद प्रेम, मस्ती, अल्लड़पन, इन सब की मार्मिक अभिव्यक्ति प्रेम जी की कविता में, नवीन जी की कविता में मिलती है। उसमें प्रेम और मस्ती के साथ साथ सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद का स्वर, यह भी यत्र तत्र दिखाई और सुनाई देता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन मानव मूल्यों के प्रहरी कवि हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच ऐसे भेदभावों से ऊपर उठकर मनुष्य को विकास और उत्थान के अवसर वो प्रदान करते चलते हैं। इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। अपने लेखों, संस्मरणों और संपादकीय लेखों में भी उन्होंने शाश्वत मानव धर्म चेतना के, कर्मयोगी पौरुषता के तथा चिंतन परक व्यक्तित्व के दर्शन कराए हैं। युगीन साप्ताहिक पत्र प्रताप में 17 जनवरी 1921 के कवि नवीन ने रायबरेली का हत्याकांड नामक एक लंबा और विचारोत्तेजक लेख भी लिखा। यह उनके पत्रकार होने और पत्रकार होकर जागरूक रहने का परिचायक भी बना। इस लेख के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों और विदेशी आतताइयों द्वारा किए जा रहे अत्याचार, जुल्म, इनका बेबाकी से पर्दाफाश किया। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि गोली से किस प्रकार निर्दोष लोगों को भूना जा रहा था और कैसे हमारे देशवासी नपुंसक बने, विद्रोहहीन होकर ये सब खामोशी से
सह रहे थे, देख रहे थे। इस ऐसे देशवासियों को वो उद्बोधन करते हैं, आह्वान करते हैं, उन्हें जागरूक बनाते हैं और कहते हैं कि हमें संघर्ष करना होगा, हमें विद्रोह करना होगा। मनुष्यता की कौन सी भावना निर्दोषों और निहत्थों पर गोलियां चलाने की आज्ञा देती है? मनुष्यता की रक्षा करने में यदि इन हत्यारों को कोर्ट मार्शल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी, तो उस समय छातियों पर लगने वाली गोलियां उनके माथे पर इस समय लगी हुई पशुता और हत्या के कलंक की कालिमा की अपेक्षा कहीं अधिक शोभाशालिनी होगी। इसलिए वो आह्वान करते हैं कि हम सब आगे बढ़ें, देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए। इन अनाचारियों, अत्याचारियों के विरुद्ध हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। अपने देश के नागरिकों, यहाँ के निवासियों की इस नपुंसकता से वह अत्यंत त्रस्त हैं। इसलिए वो एक भयंकर संग्राम की अपेक्षा आवश्यकता करते हैं। उन्होंने सत्ता अधिकारियों की सत्ता की रक्षा करने और जनता को भयभीत होते हुए देख उसे भयमुक्त करने का आह्वान भी किया। वो शक्तियों का आह्वान करने के पक्षधर थे। इसलिए प्रत्येक देशभक्त या देश के नागरिक का यह काम है कि वह जिस समय सत्ताधारियों की अट्टालिकाओं को हिलाने की आवश्यकता हो, कोशिश करें और जनता में निर्भयता और साहस, अधिकारों और कर्तव्यों की भावना इसे जागृत करें, इसे संचरित करें। अपने ही ऊपर प्रहार करने वाली कुल्हाड़ी के शिकार बने हुए अपने ही भाइयों की कर्तव्य बुद्धि को भी जगाएं। अंग्रेज जो हम पर शासन कर रहे थे, वो हमारे ही भारतवासियों को हमारे ही विरुद्ध प्रयोग में या उपयोग में ला रहे थे। वो उनका दुरुपयोग कर रहे थे। वो हमारे भारतवासी उनके बहकावे में, उनके लोभ लालच में आकर हम सब के विरुद्ध वह आचरण व्यवहार कर रहे थे। रायबरेली का हत्याकांड सदृश घटनाएं, क्रूरता और स्वार्थ का अत्यंत भयंकर दृश्य आंखों के सामने उपस्थित करता है। राष्ट्र के भक्तों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे राष्ट्र की प्रगति के प्रति सदा सर्वदा जागरूक रहते हैं। और यह जरूरत इस देश के समस्त नागरिकों के प्रति है कि वो भी देश की प्रगति के लिए, देश के उन्नयन के लिए, देश के उत्कर्ष के लिए न केवल प्रस्तुत रहें, अपितु वह कटिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर किसी भी चुनौती का सामना करना हो उसके लिए प्रस्तुत रहें। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपना जीवन दान भी, बलिदान भी यदि करना पड़े तो हम कर दें। संकोच न करें, चिंता न करें। देश प्रेम भी अपने धर्म पालन का ही एक हिस्सा है। इसलिए गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, अपने देश या अपने शासक के दोषों के प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें छिपाना देशभक्ति के नाम को लजाना है। इसके विपरीत देश के दोषों का विरोध करना सच्ची देशभक्ति है। अर्थात यदि हमारे ही देश में हमारे ही देशवासी राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आचरण कर रहे हैं, देशवासियों के विरुद्ध शोषण कर रहे हैं, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का यदि उनका शोषण कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे छुआछूत, उनसे असमानता का व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध आवाज उठाना भी देशभक्ति है। देश के आंतरिक और बाह्य सभी द्रोहियों को वे सदैव ललकारते रहे और यही कारण है कि उन्होंने अपनी देह को देश सेवा में ही जीर्ण करते हुए देहपात होने पर भी राष्ट्र के जन जन में अपनी अमर स्मृति बनाई। मानवीयता भी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का ही एक लक्षण है। कहीं नवीन जी का यह भी मानना था कि जिस देश में उन्होंने जन्म लिया है उसके प्रति कर्तव्य का पालन करने से बढ़कर संसार का कोई दूसरा श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ धर्म हो ही नहीं सकता। वे राष्ट्र को धर्म और राजनीति की एकता का ही नहीं, भावनाओं और संस्कारों की एकता का प्रतीक भी मानते थे। स्वाभाविक है कि राजनीति भी यदि धर्मनिष्ठ होगी तो उसमें अधर्मी राजनीति नहीं आ पाएगी, वह धर्म विरुद्ध नहीं हो पाएगी।
इसलिए धर्म और राजनीति का अन्योन्याश्रित संबंध है और भावना और संस्कार इनका भी एकत्व जीवन में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में होना चाहिए। सांस्कृतिक एकता राष्ट्र का मूल तत्व है। संस्कृति के प्रति उच्च भाव, भक्ति भाव उनके मनोमस्तिष्क में सदा सर्वदा रहा। वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर रहे। देश की उन्नति के प्रति आकुलता, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा, आस्था और उनका यशोगान भी कवि नवीन की कविताओं में सर्वत्र निहित दिखाई देता है। उनकी राष्ट्रीयता बौद्धिक मात्र नहीं, वह आंतरिक और भावात्मक भी नहीं, बल्कि आंतरिक और भावात्मक तुलना में कहीं अधिक है। वो परतंत्र देश को देखकर उनके भीतर से हुंकार और गर्जना की उत्तेजनापूर्ण स्वर लहरियां विप्लव गान करते हुए प्रस्तुत होती हैं और जागृत हो जाती हैं। इसलिए उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिनको नवीन जी को जब कभी हम स्मरण करते हैं तो उनकी ये कविता बार बार दोहराई जाती है, याद की जाती है, क्योंकि देशवासियों को इस कविता ने एक जागरण मंत्र की तरह जगाया। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ सब उथल पुथल हो जाए। नवीन जी की कविताएं उनके लिए एक मजबूरी थी। यही कारण है कि उनमें मर्म से छूने की अपार शक्ति उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 2 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश प्रेम का दावा नहीं कर सकता। कवि नवीन भी देशभक्ति को ही जननी का सच्चा पुत्र मानते हैं और देशभक्त वही है जो इस मातृभूमि का ऋणी है। इसलिए उसे ये ऋण उतारना है तो देश की भक्ति उसे करनी होगी। उनकी देशभक्ति और जननी सेवा में न तो कोई स्पर्धा है न विरोध है। उनका धर्म तथा धर्म से निश्रित देशभक्ति की पावन भावना समस्त जीवों को अपना बांधती है। आत्मीयता की प्रत्यक्ष अनुभूति उनके देश प्रेम तथा मानव प्रेम में स्पष्ट झलकती है। इन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे उज्जवल पथ पर अग्रसर होने वाले कवि बढ़ते हुए राष्ट्र को निराशा के अंधकार से बाहर निकालने का काम करते हैं। एक तेजस्वी सूर्य के आगमन का आह्वान करते हैं और आशा के बीज बोते हुए फलित भविष्य का या भावी भविष्य का स्वप्न साकार करते हुए दिखाई देते हैं। वे अंधकार में भूतकाल को विस्मृत करते हुए राष्ट्र प्रहरियों को प्रेरित करते हैं कि देश उनका देवता है। वे सुख भोग की, कांटों और फूलों की परवाह नहीं करते। समाज और राष्ट्र में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए वो सदैव बेचैन रहते हैं। नवीन जी का जीवन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्पित जीवन था। देश की आज़ादी और समाज की नई रचना के लिए नवीन जी ने अथक साधना की। इसलिए उन्हें एक राष्ट्र के लिए, आज़ादी के लिए, सांस्कृतिक रक्षा के लिए एक अथक साधक के रूप में जाना जाता है। इसी समर्पण, त्याग, साधना और राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति उनकी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत होकर उनकी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में सर्वत्र दिखाई देती है। नवीन जी अधर्म को मिटाकर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। उनके मस्तिष्क को उच्च शिखर पर विराजित और सुशोभित करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। वो देशवासियों को एक सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, अग्रसर करते हैं। वे प्रगतिवादी तो लगते हैं, किंतु मार्क्सवादी भौतिक
गंध वाली प्रगति के अग्रदूत न लगकर वे नितांत भारतीय अध्यात्मवाद के अग्रदूत बनते हैं। उनकी इस प्रगति भावना में तिलक, सुभाष, गांधी और विनोबा भावे की मानवीय व्यापकता की मनोरम गंध अनुस्यूत लगती है। समस्त मानव जाति के हित और अखिल मानव समाज के कल्याण को वो समर्पित कवि के रूप में दिखाई देते हैं उनके लिए, और नवीन विश्व के अंधकार को मिटाकर शाश्वत मानव धर्म को उसकी स्थापना करते हुए केवल ऐसे स्वप्न देखना चाहते हैं जहां पूरी मानवता का हित हो, कल्याण हो, देश का हित सर्वोपरि हो। उनके पूरे आचरण और व्यवहार में, उनकी पूरी राष्ट्रभक्ति में, उनकी पूरी राष्ट्रीय चेतना में एक गांभीर्य दिखाई देता है, और उस गंभीरता से वो अपने इस दायित्व का निर्वाह जीवन पर्यंत करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वो कहते भी हैं, आओ कर दें हम क्षार क्षार, मिट जाए जग का अंधकार, फैले अहंकार भावना, मिटे संकुचित सीमा बंधन। इस तरह नवीन जी मूल रूप से प्रेम के चितेरे कवि भी हैं। इस पार की तीव्र ललक के साथ साथ उस पार के लिए भी वो उत्कट जिज्ञासा रखते हैं। उनकी कविता में रचा बसा गहरा अध्यात्मवाद, वैष्णव भक्ति और रहस्यवाद से सुसज्जित चेतना, ये इनका संगम मिलता है। उनका ब्रह्म कहीं कन्हाई है, कहीं अरूप है, अदृश्य है, निराकार है। आत्मा द्वारा परमात्मा की खोज और उसके साक्षात्कार तथा उसी में विलय की पुण्य प्राचीन भावना उनके काव्य में हिलोरें लेती दिखाई देती है। विचार और दर्शन का अद्भुत समन्वय उनके गीतों में समाविष्ट रहता है। राग रागिनियों की शक्ति की सहज सरल भाषा उसको गीतात्मक वेदना प्रदान करना, भावात्मक निखार प्रदान करना, यह नवीन जी के वैशिष्ट्य का परिचायक है। अर्थ और नाद सौंदर्य, चित्रात्मकता और प्रभावात्मकता उनके भावों को साकार करने में पूर्णतः सहायक दिखाई देते हैं। उनकी काव्य भूमि यौवन, ऊर्जा, शक्ति, उत्साह, माधुर्य, प्रेम, करुणा, भक्ति और जीवन मूल्यों से सिंचित दिखाई देती है। भाव और बुद्धि के संतुलन ने सहज कल्पनाओं और यथार्थ स्थितियों को बखूबी मुखर किया, सारगर्भित और सार्थक बनाया। नवीन जी की समस्त रचनाओं में राष्ट्र के गौरवशाली अतीत का गायन है, और उनके समय का युगबोध भी यही है। उस समय के भारतेंदु द्विवेदी युग छायावाद के जो रचनाकार थे, वो गद्यकार हों या कवि हों, पत्रकार हों या समाज सुधारक हों, चिंतक हों या दार्शनिक हों, उन सब ने एक ऐसा युगबोध पैदा किया कि आज़ादी हमारा परम धर्म है। आज़ादी प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने खोने को प्रस्तुत हैं। इसलिए सैकड़ों हजारों भारतवासियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वे अपने युगीन समाज की रुग्णता और अस्वस्थता से भी चिंतित थे। कहीं आक्रोश, कहीं वेदना में व्यथा, कहीं भविष्य को संवारने सुधारने की चिंता, कहीं फक्कड़पन, यह उनके व्यक्तित्व को उकेरता है। मस्ती की भावना भी उनकी कविताओं में उपलब्ध है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये इसी तरह की चेतना का द्योतक काव्य रूप है। इस तथ्य को अगर हम प्रमाण के रूप में देखें तो कह सकते हैं नवीन जी के काव्य में ललक है, उत्साह है, धर्म और साधना का संगम है, आवेश है, आसक्ति है, राग भी है, विराग भी है, संघर्ष भी है, विश्रांति भी है। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व का धनी रचनाकार हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ। हम सब उपकृत हैं और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि ऐसे ही रचनाकारों ने इस देश को आज़ाद करवाने में, हम सबको आज़ादी से लाभान्वित होने में जो अपनी कृपा दी, अपनी कृपा दृष्टि दी, अपनी साहित्य सृजन धर्मिता की दृष्टि से उपकृत किया, वास्तव में वो हम सब की बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए।
नमस्कार।